नमस्कार दोस्तों, डेट आज की 8 नवंबर 2024 है। स्वागत है आपका एटोवेल डिस्कशन में। आज देखो 3 इश्यूज हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे, सिविल एविएशन सेक्टर में बहुत सारी बॉम्ब थ्रेट्स आई हैं पिछले कुछ दिनों में और इसकी वजह से एविएशन सेक्टर को भारी नुकसान उठाना पड़ा है। तो ये पूरा इशू हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। फिर दूसरा जो इशू है आज द हिंदू में, ये देखो एक इंटरव्यू की फॉर्म में आया है। प्रो नेटलिस्ट पॉलिसीज, मतलब ज़्यादा बच्चे पैदा करो, साउथ इंडिया के राज्य ये डिमांड कर रहे हैं। इसमें वैसे तो एक आर्टिकल हमने इस इशू से संबंधित पहले भी डिस्कस किया था, लेकिन आज थोड़ा डिटेल से अलग अलग डायमेंशंस के साथ डिस्कस करेंगे। यहाँ पे वैसे देखो इंडस वाटर ट्रीटी से संबंधित आर्टिकल है। ये हमने पहले डिस्कस किया था 21 सितंबर को, तो पॉइंट्स नए नहीं हैं, वही पॉइंट्स हैं, तो इसे हम नहीं डिस्कस करेंगे। तीसरा आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे सी राजा मोहन का। अब देखो यूएस में इलेक्शन हो और सी राजा मोहन आर्टिकल ना लिखें, ऐसा कैसे हो सकता है? तो आपके फेवरेट राइटर सी राजा मोहन, उनका आर्टिकल इंडियन एक्सप्रेस से, वो भी हम उठा के डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले कोट देख लीजिए। कोट है, सिंपल भाषा में आपको बताता हूं, वो सभी लोग जो घूम रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि वो खो गए हैं। देखो ये कोट ना बहुत डीप है, आप ध्यान से सुनिएगा। देखो सोसाइटी हमसे क्या एक्सपेक्ट करती है? सोसाइटी एक्सपेक्ट करती है कि सबकी जो लाइफ है ना सिंगल लाइन में चले, सिंगल लाइन में। पढ़ाई करो, कॉलेज जाओ, जॉब लग जाए, शादी हो, बच्चे पैदा करो, बच्चे पालो, उसके बाद बच्चों की शादी वगैरह करो और उसके बाद डेथ हो जाए। सोसाइटी यही एक्सपेक्ट करती है। वो लोग जो ये सारे काम करते हैं ना, अच्छी जॉब लग गई, उनको अच्छा माना जाता है कि हाँ भाई तुम तो बहुत बढ़िया हो। और जैसे ही कोई पर्सन इस लाइन से हट जाता है ना, आगे पीछे चला जाता है, दाएं बाएं घूमता है, फिर सोसाइटी बोलती है तुम भटक गए हो, तुम भटक गए हो, तुम लाइन से हट गए हो, तुम खो गए हो। तो राइटर ये बोलते हैं, देखो वो सारे लोग जो अभी घूम रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि वो भटक गए हैं, वो पैशन खो चुके हैं अपने गोल को पाने के लिए। नहीं भाई, ऐसा भी तो हो सकता है कि वो अभी सेल्फ डिस्कवरी के पाथ पर हैं, वो अभी सीख रहे हैं, वो अपने गोल को अभी ढूंढ रहे हैं। ऐसा भी तो होता है। देखो मुझे एक स्टोरी याद आ रही है गुरु नानक देव जी की। बचपन में क्या हुआ था, गुरु नानक देव जी के पिताजी ने उनको कुछ पैसे दिए थे कि जाओ इससे कुछ सामान ले आओ, और व्यापार के लिए दिए थे शायद, अगर मैं गलत नहीं हूं तो आप बता सकते हो, कमेंट बॉक्स में ठीक कर सकते हो। और उन्होंने ना उन पैसों का क्या किया, उन पैसों का उन्होंने ना गरीबों को खिला दिए। गरीब लोगों को वो पैसे उन्होंने खिलाने में यूज़ कर लिए। और बाद में गुरु नानक देव जी खूब घूमे, दुनिया में बहुत जगहों की उन्होंने यात्राएं की, बहुत कुछ सीखा, लोगों को उपदेश दिए, दुनिया को इनलाइटन किया। तो बात ये है, ऐसे बहुत से लोग आपको मिलेंगे कि जो अभी घूम रहे हैं, भटक रहे हैं, लेकिन वो लोग देखो महान बनते हैं, दुनिया में महान महान कार्य करके जाते हैं। और आपका पहला जो स्टेप है ना, कोई जरूरी नहीं वो आपका आखिरी स्टेप होगा। मतलब जो आपने पहले चूज किया, पूरी जिंदगी आपको वही करना है। इवन मैं आपको अपना पर्सनल एग्जांपल देता हूँ। मैंने तो बीटेक की थी, बीटेक की, उसके बाद मैंने सॉफ्टवेयर कंपनी में जॉब की, टीसीएस में, उसके बाद गवर्नमेंट जॉब भी की एसएससी में कस्टम इंस्पेक्टर के तौर पे। फिर मैंने सिविल सर्विसेज की तैयारी की और बाद में टीचिंग की। टीचिंग के साथ साथ ओनली आईएएस इतना बड़ा हो गया, फिर ओनली आईएएस ने पीडब्ल्यू के साथ हाथ मिलाया, तो मतलब एंटरप्रेन्योरशिप में भी हाथ आजमाने का मौका मिला। और मुझे नहीं लगता कि ये अंत है, मैं अभी भी भटक ही रहा हूं। देखो बस एक चीज याद रखना, बस हमेशा एक चीज याद रखना, कोई जरूरी नहीं है आपने जो पहला स्टेप चूज किया बस इसी डायरेक्शन में काम करना है पूरी जिंदगी। बस हमेशा एक चीज होनी चाहिए, सुबह उठो ना, सुबह उठने के लिए कोई पैशन जरूर होना चाहिए कि हाँ मैं उठ रहा हूं तो मुझे उठते ही ये करना है, एक पैशन है। अगर ये लाइफ में नहीं होगा ना, फिर लाइफ बहुत बोरिंग हो जाएगी। ये हमेशा होना चाहिए, एक रीजन होना चाहिए कि सुबह उठ के मुझे ये करना है, किसी भी कीमत पे। एनर्जी होनी चाहिए, वो पैशन नहीं होगा तो एनर्जी भी नहीं होगी, पूरा दिन खाली खाली बीतेगा। अब चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले थोड़ी सी अवेयरनेस है। जैसे देखो एडिटोरियल डिस्कशन हमारा डेली इनिशिएटिव है, डेली वीडियो आती है और मेंस पे फोकस करता है। उसी प्रकार से प्रीलिम के लिए अपना एक और इनिशिएटिव है, वो भी डेली इनिशिएटिव है।
करंट अफेयर प्लस। इसमें क्या होता है, इसमें 45 से 50 मिनट के आसपास की वीडियो होती है। शुरुआत में प्रीलिम के करंट अफेयर हम डिस्कस करते हैं, फिर लास्ट में थोड़ा हम स्टैटिक भी डिस्कस करते हैं। और इस इनिशिएटिव में देखो बहुत सारी चीज़ें हैं। वीकली टेस्ट हैं जो हमने डिस्कस किया उसके बेस पे, फिर मंथली टेस्ट है करंट अफेयर प्लस स्टैटिक का, मंथली नोट्स हैं, वीकली नोट्स हैं। इसके अलावा कुछ दूसरे टीचर्स भी इसमें वीडियो बनाते हैं, जैसे शिवम सर साइंस एंड टेक डिस्कस कर रहे हैं, रजनीकांत सर ने आज ही एक वीडियो डाली है स्पेशल, कौन से वाली, प्रीलिम से संबंधित। ऐसे दूसरे टीचर्स भी इस इनिशिएटिव में कंट्रीब्यूट करेंगे। फोकस है रिजल्ट, और फीस भी काफ़ी कम है, 1800 रुपये, मतलब फीचर्स को देखते हुए। तो आप चाहो तो इस डेली इनिशिएटिव को ज्वाइन कर सकते हो। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल देखो, एविएशन सिक्योरिटी क्राइसिस से संबंधित है। एक तरफ आप इस आर्टिकल को जीएस पेपर 3 इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेट कर सकते हो, और दूसरी तरफ जीएस पेपर 3 में ही सिक्योरिटी से भी इस आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। मतलब दोनों जो टॉपिक्स हैं सिलेबस के, वो इस आर्टिकल से रिलेट हो सकते हैं, लिंक हो सकते हैं। क्या कंटेक्स्ट है? कंटेक्स्ट देखो, आपको भी शायद पता ही होगा कि पिछले कुछ दिनों में ना हमारे देश में प्लेन्स में बॉम्ब की सूचना बहुत ज़्यादा आई है। ऑफकोर्स वो फर्जी सूचनाएं थी, लेकिन देखो इन थ्रेट्स की वजह से ना, बॉम्ब थ्रेट्स की वजह से जो एविएशन सेक्टर है ना, देश की एयरलाइन इंडस्ट्री है, उनको भारी भरकम नुकसान हुआ है, बहुत ज़्यादा वाला। मतलब हमारे लिए तो सिर्फ एक न्यूज़ होती है कि हाँ प्लेन में बॉम्ब की थ्रेट के चलते प्लेन को नीचे उतारा गया, लेकिन इसके क्या रिपरकशंस होते हैं वो सब हम इस आर्टिकल में समझते हैं, और कैसे ये हमारे देश की इकोनॉमी पर, कैसे हमारे देश के एविएशन सेक्टर पे, हमारे देश की एयरलाइंस पे प्रभाव डाल रहा है एविएशन सिक्योरिटी क्राइसिस। ये देखो इतनी सारी न्यूज़, कोई 3 हफ्ते पहले की न्यूज़ है, कोई 2 हफ्ते पहले की, कुल मिला के देखो 120 के आसपास बॉम्ब थ्रेट्स आई, शायद इससे भी ज़्यादा। ये इतने ज़्यादा सीरियस इसलिए है क्योंकि 2013 से 2017 के बीच में 4 सालों में 120 बॉम्ब थ्रेट्स आई, लेकिन अब तो पिछले 2 हफ्तों में ही इतनी ज़्यादा बॉम्ब थ्रेट्स आ गई। ये बॉम्ब थ्रेट्स ना सिर्फ डोमेस्टिक रूट्स पर रिसीव हुई बल्कि इंटरनेशनल रूट पे भी। अब देखो होता क्या है, ऑलरेडी ना प्रोटोकॉल्स तय हैं। 9/11 की घटना के बाद दुनिया भर की जो सिविल एविएशन अथॉरिटीज़ हैं ना, वो काफ़ी ज़्यादा सीरियस हैं बॉम्ब थ्रेट्स के चलते। तो इस वजह से ना जब भी प्लेन में बॉम्ब ब्लास्ट का ऐसा कोई थ्रेट आता है ना, धमकी आती है, तो उस थ्रेट को ना एसेस किया जाता है। एसेस किया जाता है, लो रिस्क है, मीडियम रिस्क है या फिर हाई रिस्क है। कैसे एसेस किया जाता है? जैसे देखो मान लीजिए प्लेन के अंदर से ही थ्रेट आई है, तो जाहिर तौर पे ये सबसे ज़्यादा रिस्क कैटेगरी में आएगी कि प्लेन के अंदर से थ्रेट आई है। लो रिस्क मतलब पता लग रहा है कि जिनको थ्रेट आई है और जो थ्रेट को मैनेज करते हैं उन्हें देखने से ही पता लग रहा है कि ये किसी ने प्रैंक वगैरह कर दिया है और कोई दम है नहीं, फिजिबिलिटी है नहीं। मतलब जिस प्रकार का थ्रेट है लैंग्वेज पढ़ के ही समझ में आ रहा है, या फिर जो थ्रेट में लिखा हुआ है उससे चीज़ें क्लियर हैं कि बस कोई सर्विस डिसरप्ट करने की कोशिश कर रहा है और थ्रेट वगैरह नहीं है। मीडियम रिस्क में वो थ्रेट्स होती हैं अथॉरिटीज़ को लगता है कि जिस प्रकार का थ्रेट है ना, हो तो सकता है, फिजिबल तो है, लेकिन कन्विंसिंग नहीं है, तो फिर एक्स्ट्रा केयरफुल होना पड़ता है अथॉरिटीज़ को। खैर ये सब चीज़ें हमारे काम की नहीं है, बस आपको पता होना चाहिए जब भी कोई थ्रेट आता है ना, तो अथॉरिटीज़ और सिक्योरिटी एजेंसीज ना एसेस करती हैं कि लो रिस्क है, मीडियम रिस्क है या फिर हाई रिस्क है। हाई रिस्क में सबसे ज़्यादा केयरफुल होना पड़ता है। ये कुछ डेटा है कौन सी एयरलाइन कितनी ज़्यादा प्रभावित हुई है इन बॉम्ब थ्रेट्स की वजह से। अब देखो होता क्या है, जैसे ही कोई बॉम्ब थ्रेट मिलती है ना और लगता है कि ये सीरियस वाली बॉम्ब थ्रेट है, तो फिर ना पूरा जो प्रोटोकॉल है ना वो फॉलो किया जाता है। प्रोटोकॉल जैसे जहाँ पर भी फ्लाइट हो उसकी ना इमरजेंसी लैंडिंग करवाई जाती है नियरेस्ट एयरपोर्ट पे जहाँ पे सिक्योरिटी चेकिंग की जा सकती है। समझ गए? जैसे मुंबई से न्यूयॉर्क एक फ़्लाइट जा रही थी, बॉम्ब थ्रेट की सूचना मिली, उसे दिल्ली लैंड करवाया गया। अब दिल्ली में लैंड करवाते ही ना जितने भी पैसेंजर्स होते हैं ना उस फ्लाइट में, सबकी स्क्रीनिंग होती है। मतलब क्रिमिनल रिकॉर्ड से जो पैसेंजर का रिकॉर्ड है वो मैच करवाया जाता है। हर तरह का जो दस्ता होता है
बम निरोधक दस्ता, इसके अलावा केमिकल वेपन्स को चेक करने वाला दस्ता, बायोलॉजिकल वेपन्स को चेक करने वाला दस्ता, हथियारों को चेक करने वाली टीम, मतलब हर प्रकार की टीम फिर अवेलेबल होती है, चेक करती है कि कहीं प्लेन में ऐसा वैसा कुछ तो नहीं है। कार्गो की बहुत ज़बरदस्त ढंग से चेकिंग होती है। जो सूंघने वाले कुत्ते होते हैं, डॉग स्नीफर्स, उनको बुलाया जाता है। कई बार तो देखो ऐसा होता है, जैसे प्लेन मान लीजिए सिंगापुर जा रहा था, तो सिंगापुर के एयर स्पेस में था, मान लीजिए वहाँ पे बॉम्ब थ्रेट आ गई, तो फिर ना तुरंत की तुरंत सिंगापुर से जो फाइटर जेट थे उनको भेजा गया उस फ्लाइट को स्क्रैम्बल करवाने के लिए, मतलब एस्कोर्ट करके नीचे उतरवाने के लिए। देखो कई बार इतना ताम झाम करना पड़ता है बॉम्ब थ्रेट आने की सूरत में, और काफ़ी बार इमरजेंसी लैंडिंग की परमिशन मिलती है और काफ़ी बार नहीं भी मिलती है। जैसे न्यूयॉर्क जो फ्लाइट जा रही थी ना, तो नीचे अफगानिस्तान के अथॉरिटीज से परमिशन मांगी गई कि बॉम्ब थ्रेट की इंफॉर्मेशन है, आप हमें परमिशन दीजिए कि जल्द से जल्द आपके यहाँ पे हम प्लेन उतार सकें। अफगानिस्तान के अथॉरिटीज ने मना कर दिया कि आप हमारे यहाँ पे मत उतारिए। काफ़ी बार देखो ऐसा भी होता है, जैसे प्लेन है, अब प्लेन यहाँ पे है, हवा में है, बॉम्ब थ्रेट की इंफॉर्मेशन मिल गई, तो प्लेन इंफॉर्मेशन मांग रहा है, मतलब पूछ रहा है कि क्या हम नीचे लैंड करवा दें, जो नियरेस्ट एयरपोर्ट होता है जहाँ पे सिक्योरिटी चेकिंग की जा सकती है। लेकिन नीचे वाले जो हैं वो अभी परमिशन दे नहीं रहे हैं, वो अभी टाइम मांग रहे हैं, तो प्लेन को फिर घूमते रहना पड़ता है, इधर उधर चक्कर लगाना पड़ता है कि हाँ अभी वो परमिशन देंगे, हवा में ही वो गोल गोल घूमता रहता है। और इवन तो देखो प्रोटोकॉल तो ये भी कहता है कि जब पुख्ता सबूत है कि हाँ बॉम्ब है प्लेन के अंदर, तो नीचे की जो अथॉरिटीज़ है ना, बॉम्ब प्लेन को उड़ा भी सकती हैं, ताकि ऐसा ना हो ना कि वो प्लेन कहीं पे सिविलियन एरियाज में गिर जाए और ज़्यादा लोगों का नुकसान हो जाए। तो जब बहुत ज़्यादा पुख्ता सोचना होती है तो फिर प्लेन को मार गिराया जा सकता है, इवन ऐसी भी प्रोटोकॉल है, बट ये बहुत लास्ट में आती है ये चीज़। अब देखो जब ये सारी चीज़ें होती है ना, ये पूरा प्रोटोकॉल इंप्लीमेंट हो रहा होता है, तो आपको भी पता है कि ना एयरलाइन जो है उसका प्लेन तो अब रुक गया ना, ये सारा प्रोसीजर चल रहा होगा, 3, 4, 5 घंटे तक प्लेन खड़ा रहेगा। अब प्लेन जब खड़ा रहेगा तो बहुत नुकसान होगा। नुकसान कैसे होगा? नुकसान देखो ऐसा होगा, उसको अगली फ्लाइट में जाना था प्लेन को, लेकिन वो वहां पे खड़ा है, अगली फ्लाइट हो गई कैंसिल, पैसेंजर्स को देना पड़ेगा रिफंड। इसके अलावा जो पायलट वगैरह हैं, कैबिन है, कैबिन क्रू, अब वो तो बोलेंगे ना कि हमारी ड्यूटी तो भैया पूरी हो गई, अब हमें जाना है, तो फिर नेक्स्ट जो कैबिन क्रू है उनको अवेलेबल करवाना पड़ता है, अगले पायलट्स को वहाँ पे अवेलेबल करवाना पड़ता है, क्योंकि पुराने वालों की तो ड्यूटी पूरी हो चुकी है ना, वो एक्स्ट्रा काम नहीं करेंगे। फिर नेक्स्ट चीज़ फ्यूल का वेस्टेज होता है। फ्यूल का वेस्टेज मतलब अब जैसे किसी फ्लाइट ने ना अभी अभी उड़ान भरी है और सारे फ्यूल टैंक फुल हैं, बहुत ज़बरदस्त भरे हुए हैं फ्यूल टैंक्स। अब देखो ऐसी सिचुएशन में तुरंत के तुरंत उसे लैंड करवाना पड़ता है ना, तो कई बार फ्यूल को डंप करना पड़ता है, तो इससे भी फ्यूल का नुकसान हो जाता है। पैसेंजर्स को कई बार कंपनसेशन देना पड़ता है रिफंड के चलते। अब मान लीजिए फ्लाइट 4-5 घंटे लेट हो गई या फिर ज़्यादा लेट हो गई, तो पैसेंजर्स को खाने पीने की चीज़ें देनी पड़ती हैं, उन्हें उनके लिए कई बार एकोमोडेशन प्रोवाइड उनको करवानी पड़ती है, ये सारी चीज़ें होती हैं। फिर देखो देश का नाम भी तो खराब हो रहा है ना, जब पूरे दुनिया भर के लोग ऐसी न्यूज़ देख रहे हैं भारत के एविएशन सेक्टर के बारे में, तो फिर उनको डर लगेगा। कई सारे देश तो थ्रेट असेसमेंट इंक्रीज कर देंगे इंडिया के बारे में, क्योंकि यहाँ पे तो बॉम्ब की जो थ्रेट्स है बार बार मिलती रहती हैं, इंडिया एक रिस्क वाला कंट्री है, तो वहाँ की डिप्लोमेसी, वहाँ के जो क्या कहते हैं एम्बेसी वगैरह है, वो इंडिया के लिए थ्रेट असेसमेंट इंक्रीज कर देंगे, कम टूरिस्ट आएंगे इंडिया में विजिट करने के लिए, इंडिया की ब्रांड इमेज खराब होगी कि इंडिया सेफ कंट्री नहीं है। और जाहिर तौर पे देखो पैसेंजर्स पे भी इम्पैक्ट पड़ता है, ट्रैवलर्स पे, उनमें ज़्यादा एंजाइटी होती है, भाई एकदम से यार प्लेन लैंड करवा दिया, क्या हो गया, जान को रिस्क तो नहीं है, मेंटल हेल्थ कंसर्न्स वो फेस करते हैं। अगली बार वो प्लेन में जाने से बचते हैं, उन्हें लगता है कि यार इतना लेट हो जाते हैं और रिस्क भी काफ़ी ज़्यादा है, इससे अच्छा ट्रेन में ट्रैवल करते हैं। अगर इस प्रकार की थ्रेट्स आती रहीं तो लोगों का जो सेफ्टी परसेप्शन है खराब हो जाएगा एविएशन सेक्टर से संबंधित। वैसे देखो इंडिया का जो एविएशन सेक्टर है ना, सही चल रहा है फिलहाल, 1000 से ज़्यादा प्लेन्स तो अभी इंडियन एयरलाइंस ने ऑर्डर दिए हुए हैं,
और अभी कुछ दिनों पहले की ये बात है, 4,84,000 ट्रैवलर्स ने प्लेन्स के माध्यम से एक दिन में ट्रैवल किया इंडिया से। तो मतलब काफ़ी बढ़िया अचीवमेंट्स हैं। कुछ लोग तो ये बोल रहे हैं कि ना इंडिया की जो ग्रोथ स्टोरी है ना उसको प्रभावित करने की ये कोशिश है, बार बार फर्जी बॉम्ब थ्रेट्स देना। अब क्वेश्चन ये उठता है, ये देता कौन है? देता देखो हर बार ना अलग अलग रीजन्स होते हैं। कई बार देखो, एक सेकंड में आपको दिखा भी देता हूं। हाँ, कई बार देखो कुछ ऐसे लोग होते हैं सिर्फ अटेंशन पाने के लिए ऐसा कर देते हैं कि हाँ हम फेमस हो जाएंगे, बॉम्ब थ्रेट दिया और क्विक पॉपुलैरिटी मिल जाएगी। उनको अंदाजा ही नहीं होता कि इससे कितना नुकसान हो रहा है और तुम्हें क्या सजा मिलेगी। कई बार देखो जानबूझ के बॉम्ब थ्रेट्स दिए जाते हैं वो लोग जो देश के इंटरेस्ट के अगेंस्ट जाके काम करते हैं, जैसे टेररिस्ट वगैरह हैं। वो बॉम्ब ब्लास्ट कर नहीं रहे हैं, लेकिन उनको पता है कि फर्जी धमकी भी देंगे तो भी इंडिया को काफ़ी नुकसान पहुंचाया जा सकता है, तो वो जानबूझ के फिर फर्जी धमकियां देने लगते हैं। इवन काफ़ी बार टेररिस्ट वगैरह भी, या फिर वो लोग जो इंडिया से नफरत करते हैं, ऐसे लोग भी। मतलब यूं मान लीजिए वो लोग जो इंडिया से जलते हैं। कुछ लोग तो ये भी बोलते हैं कि कंपटीशन के चलते एक एयरलाइन दूसरी एयरलाइन के अगेंस्ट ऐसा करवाती है, लेकिन देखो इंडिया के केस में ऐसा नहीं लग रहा है फिलहाल, क्योंकि सभी एयरलाइंस को बॉम्ब थ्रेट्स मिले हैं। और ना सिर्फ एयरलाइंस को बल्कि स्कूल्स में भी ऐसे ऐसे बॉम्ब थ्रेट्स मिले हैं। अब कुछ कुछ लोगों को गिरफ्तार भी किया गया, जैसे छत्तीसगढ़ से एक टीनेजर को गिरफ्तार किया गया था जिसने फर्जी बॉम्ब थ्रेट्स सेंड किए थे। लेकिन बाद में पता लगा उसने तो सिर्फ कॉपी की थी। वो कह रहा था कि मैंने तो न्यूज़ में खबर देखी कि हाँ बॉम्ब थ्रेट के चलते प्लेन लैंड करवाया गया, तो फिर उसके बाद मैंने सोचा कि मैं भी ऐसा कर सकता हूँ, तो मैंने कॉपी करके ऐसा कर दिया। तो पता लगा कि उसने तो बड़े स्केल पे ऐसा नहीं किया। अब आपके मन में क्वेश्चन ये आया होगा कि सर एक बात बताओ, इतनी बड़ी बड़ी एजेंसीज हैं, इतनी टेक्नोलॉजी आ गई है, क्या पकड़ा नहीं जा सकता क्या तुरंत की तुरंत जिन्होंने बॉम्ब थ्रेट्स सेंड किए हैं? देखो पकड़े तो जाते हैं, बहुत बार ना समय लग जाता है। जैसे वो ना एनोनिमस प्लेटफॉर्म्स का यूज़ करते हैं, सोशल मीडिया पे एनोनिमस अकाउंट बनाते हैं और वहाँ से फिर वो फर्जी बॉम्ब थ्रेट भेजते हैं। तो होता क्या है, ये जो ट्विटर है, फेसबुक है, इनसे ना नाम निकलवाना में टाइम लग जाता है, डिटेल्स निकलवाने में टाइम लग जाता है। और बहुत बार ये लोग ना वीपीएन का यूज़ करते हैं। फर्जी अकाउंट का पता भी लग गया, ट्विटर वालों ने फर्जी अकाउंट दे दिया, आईपी एड्रेस दे दिया, लेकिन बाद में पता लगा कि इन्होंने ना वीपीएन का यूज़ किया है। आईपी एड्रेस को मास्क करने के लिए, छुपाने के लिए वीपीएन का इस्तेमाल होता है। तो इससे बहुत टाइम लग जाता है। फिर ऐसी बात नहीं है कि वीपीएन यूज़ करके जो हमारे देश की एजेंसी से पता नहीं लगा सकती कि कहाँ से कंप्यूटर ऑपरेट हुआ, बट बात यह है टाइम बहुत लग जाता है। कई बार सोशल मीडिया से थ्रेट ओरिजिनेट होती है और वो शेयर होते होते काफ़ी आगे चली जाती है, तो भी फिर सबसे पहले थ्रेट किसने डाली ये पता लगाना कई बार थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, टाइम लग जाता है। तो ये सारे चैलेंजेस हैं। अब देखो जो एविएशन मिनिस्ट्री है उनको एक चीज़ समझ में आ गई, ये सिर्फ हमारे बस की बात नहीं है, इसलिए सरकार ना इंटर मिनिस्ट्री कोऑर्डिनेशन पे फोकस कर रही है। एविएशन मिनिस्ट्री, आईटी मिनिस्ट्री, सिक्योरिटी एजेंसी सब मिलकर काम करें इन क्राइसिस से निपटने के लिए। और सरकार ने क्या किया है, सिक्योरिटी चेक्स को 10% इंक्रीज कर दिया है, रैंडम एम्प्लॉय की स्क्रीनिंग होने लगी है और स्नीफर डॉग पेट्रोल्स इंक्रीज कर दिए गए हैं। इसके अलावा जो एयरक्राफ्ट एक्ट है या फिर दूसरे एक्ट्स जो हैं उनको और ज़्यादा मजबूत बनाया जा रहा है, ताकि जो ये इस प्रकार के फर्जी बॉम्ब थ्रेट भेजता है ना उसके खिलाफ ज़्यादा स्ट्रिक्ट कार्रवाई की जाए, ज़्यादा पनिशमेंट का प्रोविज़न होना चाहिए ताकि लोग कांपें इस प्रकार का बॉम्ब थ्रेट देने से पहले। फिर देखो इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन की जो गाइडलाइंस हैं उनको स्टडी किया जा रहा है और सोशल मीडिया, वीपीएन प्रोवाइडर, इनके साथ भी सरकार कोऑपरेशन मांग रही है कि आप कोऑपरेशन दीजिए ताकि ऐसे लोग जो देश से बाहर रह के बॉम्ब थ्रेट्स भेजते हैं उनको पकड़ा जा सके। इसके बाद राइटर तो देखो ये भी बोलते हैं आज के समय में तो देखो एआई है, इनकी मदद ली जा सकती है बॉम्ब थ्रेट्स को एसेस करने के लिए, मतलब जो थ्रेट आई है उसको जल्दी से एसेस करने के लिए। और इसके अलावा आवश्यकता देखो ये है, एक तरफ है पैसेंजर की सेफ्टी और दूसरी तरफ है पैसेंजर का कन्वीनियंस और एयरलाइन की इकोनॉमी, दोनों के बीच में ना बैलेंस इस्टेब्लिश करने की आवश्यकता है। कैसे होगा, यही तो सबसे बड़ी बात है ना।
ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया, चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल देखो, एक बार फिर से ट्रंप का आना और इंडिया पर इम्पैक्ट से संबंधित है। अपने सिलेबस में जीएस पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। सी राजा मोहन का ये आर्टिकल है। चूँकि देखो कल हमने डिस्कस कर लिया था ट्रंप के आने से इंडिया पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, तो थोड़ा मैं आपको पॉइंट वाइज फॉर्म में जल्दी से बता देता हूँ क्या क्या पॉइंट्स निकल के आते हैं, ताकि आप उन पॉइंट्स को ना आंसर राइटिंग में इस्तेमाल कर सको। ये मैंने कल भी आपको बताया था कि प्रधानमंत्री मोदी और ट्रंप के बीच में केमिस्ट्री अच्छी है, गुड रैपो है। और ट्रंप प्रशासन में जो ऑफिशियल्स होंगे ना, बहुत सारे ऑफिशियल्स की जान पहचान मिलेगी। प्रधानमंत्री मोदी के प्रशासन में जो ऑफिशियल्स हैं, जैसे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवल हैं, उन्होंने पहले ट्रंप प्रशासन से डील किया है, तो बहुत सारे ऑफिशियल्स तो सेम होंगे। कोर चैलेंजेस क्या हैं? कोर चैलेंजेस ये हैं ट्रंप का रेडिकल पॉलिसी फ्रेमवर्क। मतलब ट्रंप जो हैं वो अपनी अप्रोच में देखो बहुत ज़्यादा ना ट्रांजैक्शनल है। ट्रांजैक्शनल मतलब एक हाथ दो एक हाथ लो। अगर हम आपके लिए कुछ कर रहे हैं तो आपको भी हमारे लिए कुछ करना पड़ेगा। ट्रांजैक्शंस में बिलीव करते हैं ट्रंप। अदरवाइज जैसे इंडिया रशिया से कई बार ऐसे डील करता है, अरे बहुत पुरानी दोस्ती है यार, कोई बात नहीं, ठीक है, दोनों की दोस्ती में गर्माहट है इसलिए कर देते हैं इनके लिए। ट्रंप इन सब बातों में विश्वास नहीं करते। और अमेरिका ना पिछले कुछ समय में, पिछले आर्टिकल में सी राजा मोहन ने बोला था, मजबूत हुआ है, क्योंकि यूरोप डिक्लाइन हुआ है और चाइना की इकोनॉमी भी पटरी से उतर गई है, लेकिन यूएस की इकोनॉमिक परफॉर्मेंस अच्छी है। तो इस वजह से यूएस से अब नेगोशिएशन में और भी हैवी रहेगा, मतलब अपनी बात मनवाने की पूरी कोशिश करेगा यूएस। तो 5 थीम्स हैं इंडिया के लिए, सी राजा मोहन बोलते हैं। सबसे पहले है रेगुलेटरी चेंजेस। ट्रंप ने ना अपने चुनाव प्रचार के दौरान ना बार बार ये बोला, मैं ना यूएस से एज ए रेगुलेटरी स्टेट को डिसमेंटल कर दूंगा। मतलब ट्रंप का ये कहना था आज के समय में ना यूएसए में हर चीज़ रेगुलेट की जाती है। एआई रेगुलेट करो, सरकार इंटरफेयर करेगी। क्रिप्टो, सरकार इंटरफेयर करेगी। रिन्यूएबल एनर्जी, सरकार इंटरफेयर करेगी। मतलब ट्रंप का ये कहना था यूएस में ना ब्यूरोक्रेसी का साइज बहुत बड़ा हो गया है, सरकार हर चीज़ रेगुलेट करना चाहती है। ये गलत है। अगर मैं सत्ता में आ गया, ब्यूरोक्रेसी का साइज छोटा कर दूंगा और यूएसए में कैपिटल इन्वेस्टमेंट और टेक डेवलपमेंट को आसान बना दूंगा, रेगुलेशन बहुत ज़्यादा कम कर दूंगा। तो जब ट्रंप ने ये सारी बातें बोली तो वहाँ की जो वॉल स्ट्रीट थी, वॉल स्ट्रीट मतलब जैसे हमारी शेयर मार्केट है, तो शेयर मार्केट और सिलिकॉन वैली ने भी, सिलिकॉन वैली जैसे हमारे बेंगलुरु है, वहाँ पे भी कैलिफोर्निया है जो स्टार्टअप्स का गढ़ है, तो दोनों ने इस चीज़ का स्वागत किया, यार ज़्यादा रेगुलेशन मत रखो। तो ये ट्रंप की अप्रोच थी। इंडिया पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा? देखो इंडिया को समझना होगा, अगर यूएसए में अगर कंपनीज़ के ऊपर, टेक्नोलॉजीज़ के ऊपर कम रेगुलेशन होगा तो इंडिया में फिर ज़्यादा रेगुलेशन नहीं हो सकता। ऐसा ना हो कि वहाँ की कंपनीज़ के लिए तो बहुत ज़्यादा आसान है नई नई टेक्नोलॉजी डेवलप करना, कोई रोकने वाला नहीं है, और हमारे देश में सरकार डंडा लेके खड़ी है कि अरे भाई ये मत करो, ये मत करो। नहीं, फिर ऐसे तो इंडिया में टेक्नोलॉजी डेवलप होगी ही नहीं। तो हमारे देश में भी फिर कम रेगुलेशन लाना पड़ेगा सरकार को, क्योंकि इंडिया का भी कंपटीशन है यूएस के साथ में, और जहां कोऑपरेशन है यूएस के टेक जायंट्स के साथ में, हमें कोऑपरेशन भी करना पड़ेगा। तो गवर्नमेंट लेड गवर्नेंस पर सरकार फिर से विचार करे, प्राइवेट सेक्टर को पुश करे टेक्नोलॉजी डेवलप करने के लिए। तो ये पहली थीम है। दूसरी थीम, री इंडस्ट्रियलाइजेशन पुश। अब देखो ट्रंप ने ना अपने चुनाव प्रचार के दौरान इस बात पे काफ़ी फोकस किया कि यूएस की मैन्युफैक्चरिंग को मैं फिर से रिस्टोर कर दूंगा यूएस में। मतलब यूएस की कंपनीज दूसरे देशों में जाके उन्होंने अपना बेस बना लिया है, उनको वापस यूएस में लेके आऊँगा। और ट्रंप ये बोलते हैं डिक्शनरी में ना लव, फेथ, उसके बाद तीसरे नंबर पे सबसे बढ़िया वर्ड है टैरिफ। टैरिफ लगाने में ट्रंप का बहुत ज़्यादा विश्वास है। ट्रंप कहते हैं बाहर से जो माल आएगा ना चाइना वगैरह से, मैं टैक्स लगा दूंगा ताकि उनका माल यूएस में कम बिके। तो उन्होंने तो प्रपोजल भी ये दिया था, चाइना से जो माल इंपोर्ट होगा उस पर 60% टैरिफ, और बाकी सब देशों से जो माल इंपोर्ट होगा उस पर 10% टैरिफ। अब दिक्कत ये है, इंडिया यूएस का बहुत बड़ा कॉमर्शियल पार्टनर है। अगर ट्रंप ऐसा करेंगे तो जाहिर तौर पे इंडिया के माल पर भी 10% वहाँ पे टैक्स लगेगा, तो इंडिया का माल कम बिकेगा यूएस में, तो इंडिया के लिए परेशानी है। नेक्स्ट थीम है इमिग्रेशन स्टांस। देखो यूएस में ना
इलीगल इमिग्रेशन जो है काफ़ी इमोशनल इशू है। ट्रंप के जीतने में इस इशू ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। दुनिया भर के अलग अलग हिस्सों से इलीगल इमिग्रेंट्स यूएस में जाते हैं और यूएस के लोग इस चीज़ को पसंद नहीं करते। लेकिन इंडिया को उतना डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ट्रंप खुद लीगल और इलीगल इमिग्रेशन में फ़र्क करते हैं। वो इंडिया के एनर्जिंग टैलेंट की तारीफ करते हैं। वो बोलते हैं ये लीगल इमिग्रेंट्स हैं और इनकी हमें आवश्यकता है टेक्नोलॉजिकल सुपर पावर बने रहने के लिए। इवन देखो, इंडिया भी यूएस की इस इमिग्रेशन डिबेट में कंट्रीब्यूट कर सकता है, क्योंकि इंडिया यूएस से इलीगल इमिग्रेंट्स लेने के लिए तैयार है। इंडिया खुद चाहता है कि लीगल इमिग्रेंट्स यूएस में जाएं, इलीगल वाले ना जाएं। और वैसे ट्रंप के साथ इंडिया को ना H-1B फ्रेमवर्क से आगे बढ़ के बातचीत करनी चाहिए, ताकि और ज़्यादा लीगल इमिग्रेंट्स यूएस में जा सकें और वहाँ पे जाके काम कर सकें। आप बोलोगे सर, सरकार भेजना ही क्यों चाहेगी? सरकार तो ये चाहेगी ना कि वो मतलब इंडिया में ही रह के काम करें। लेकिन बात ये होती है ना, जो फ्रेशर्स होते हैं, अब फ्रेशर्स शुरू में यूएस में जाएंगे, सीख कर वापस आएंगे इंडिया में, तो ये भी तो एक डायमेंशन है ना। नेक्स्ट है जियोपॉलिटिकल डायनामिक्स, तीसरी थीम है। देखो, ट्रंप के कार्यकाल में ना 2017 में क्वाड फ्रेमवर्क रिवाइव हुआ था। अब एक बार फिर से ट्रंप 2.0 में क्वाड पे फोकस होगा। लेकिन दिक्कत ये है, जो ट्रंप है ना काफ़ी इम्पेशेंट हैं। वो बोलते हैं क्वाड को मिलिट्री अलायंस बनाओ, क्वाड की सहायता से एशिया पैसिफिक रीजन में चाइना को कंटेन किया जाए। मतलब ट्रंप क्वाड में मिलिट्री डायमेंशन ऐड करना चाहते हैं और इंडिया बार बार मना करता है। इंडिया कहता है नहीं, क्वाड एक मिलिट्री ग्रुप नहीं है, क्योंकि इंडिया चाइना को सीधा सीधा नाराज नहीं करना चाहता कि वो चाइना के अगेंस्ट इंडिया एक मिलिट्री ग्रुप में शामिल हो गया। इसलिए इंडिया क्वाड को एक मिलिट्री ग्रुप नहीं बताता, जबकि यूएसए इसे बड़ा मिलिट्री ग्रुप बनाना चाहता है। नेक्स्ट है रशिया। रशिया के मुद्दे पर तो कल भी मैंने आपको बताया था, प्रेशर थोड़ा कम होगा, क्योंकि ट्रंप जो है पुतिन के साथ में अच्छे रिश्ते रखते हैं। और पहले बाइडन के कार्यकाल में हमें दिक्कत आ रही थी रशिया के साथ रिश्ते बनाए रखने में। यूएसए बार बार बोल रहा था कि रशिया के साथ रिश्ते तोड़ो, लेकिन ट्रंप ऐसा नहीं बोलेंगे। वो तो बल्कि यूरोपियन कंट्रीज़ को बोलते हैं कि तुम अपनी सुरक्षा के लिए खर्च करो। बल्कि राइटर बोलते हैं, अब ट्रंप देखो रशिया के साथ अच्छे रिलेशन मेंटेन करेंगे। ट्रंप ना ये नहीं चाहते कि चाइना और रशिया की जुगलबंदी देखने को मिले। ट्रंप ये चाहते हैं मैं इन दोनों की दोस्ती तुड़वा दूं, मैं चाइना से दुश्मनी मोल लूंगा और रशिया को थोड़ा अपनी साइड करूंगा, या फिर कम से कम थोड़ा न्यूट्रल सा रखूंगा और इसे चाइना की तरफ नहीं जाने दूंगा। ये ट्रंप की सोच है। तो इंडिया के पास में अच्छा मौका है यूरोपियन कंट्रीज के साथ में रिश्तों को मजबूत करने का, क्योंकि देखो ट्रंप ना बार बार ऐसी बातें बोलते हैं कि हम यूरोपियन कंट्रीज़ की सुरक्षा की जिम्मेदारी नहीं लेंगे। अगर यूरोपियन कंट्रीज़ डिफेंस पे खर्च नहीं करेंगे तो यूरोपियन कंट्रीज़ की अब चिंता बढ़ जाएगी कि ट्रंप रिलायबल नहीं है, वो हमारी सिक्योरिटी इंश्योर नहीं करेंगे। तो यूरोपियन कंट्रीज़ ना अब डाइवर्सिफाई करना चाहेंगे अपनी दोस्ती को। तो यहाँ पे इंडिया की एंट्री होती है। इंडिया एक बढ़िया ऑप्शन है यूरोपियन कंट्रीज़ के लिए अलायंस बनाने के लिए। समझ गए? नेक्स्ट है डिफेंस एंड टेक्नोलॉजी। देखो बाइडन ईरा में ना इंडिया का काफ़ी बढ़िया से कोऑपरेशन हुआ यूएस के साथ टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में और दूसरे क्षेत्रों में। अब इसे जारी तो रखने की आवश्यकता है, बट जैसा शुरुआत में बताया गया ट्रंप की अप्रोच ना ट्रांजैक्शनल है। हम ना यूँ नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि यूएसए सिर्फ हमें देगा और बदले में कुछ लेगा। नहीं, म्यूचुअल बेनिफिट्स होंगे तभी देखो ट्रंप टेक्नोलॉजी वगैरह शेयर करेंगे, अदरवाइज नहीं। लास्ट में सजेशंस देते हैं राइटर। सजेशंस यही हैं, सबसे पहले जो पास्ट एक्सपीरियंसेस रहे ट्रंप के साथ में कोई ज़रूरी नहीं फ्यूचर में वही एक्सपीरियंसेस हमें गाइड करेंगे। कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी रिव्यू की आवश्यकता है, म्यूचुअल बेनिफिट्स पे फोकस करने की आवश्यकता है, अदरवाइज मतलब बजाय के वन साइडेड फेवर्स। और सबसे लास्ट में डिप्लोमेटिक अप्रोच में ना क्विकली हमें सीखने की आवश्यकता है अमेरिका से डील करते वक्त। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया, चलते हैं आगे। इसके बाद देखो ये जो इंटरव्यू की फॉर्म में आर्टिकल है, साउथ इंडिया के अलग अलग राज्यों से ना प्रो नेटलिस्ट पॉलिसीज़ की डिमांड चल रही है। आपने सिलेबस में जीएस पेपर 1 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। ये तो देखो काफ़ी इंपॉर्टेंट इशू है। अगर ये मेन से पहले ज़्यादा सुर्खियों में आता ना तो यूपीएससी शायद इस पे क्वेश्चन जरूर पूछते हैं। हालांकि यूपीएससी का कुछ पता नहीं लगता है, लेकिन फिर भी काफ़ी इंपॉर्टेंट इशू है, पॉपुलेशन से संबंधित है। ये भी पूरा इंटरव्यू की फॉर्म में है। 2 लोग
एक इंटरव्यूअर के क्वेश्चंस का आंसर दे रहे हैं, तो थोड़ा सिस्टमेटिक ढंग से इसको हम डिस्कस करते हैं ताकि पॉइंट आपको याद हो जाए। कंटेक्स्ट आपको पता है, आंध्र प्रदेश के सीएम ने बोला कि आंध्र प्रदेश के जो लोग हैं वो ज़्यादा बच्चे पैदा करें क्योंकि आंध्र प्रदेश की जो पॉपुलेशन है वो एजिंग हो रही है। और तमिलनाडु के सीएम ने भी यही बात बोली कि तमिलनाडु में पॉपुलेशन ग्रोथ ज़्यादा नहीं हो रही, इस वजह से डीलिमिटेशन जब होगा तो तमिलनाडु को कम सीट मिलेंगी लोकसभा में। इंडिया में देखो टोटल फर्टिलिटी रेट 2021 में 1.9 थी और रिप्लेसमेंट फर्टिलिटी रेट 2.1 है। 2.1 जब फर्टिलिटी रेट होती है ना तो उस देश की पॉपुलेशन फिर स्टेबल हो जाती है। तो हमारे देश में 1.9 हो गई, इसका मतलब ये नहीं कि पॉपुलेशन अभी डिक्लाइन होना स्टार्ट हो जाएगी, नहीं, पॉपुलेशन अभी तो बढ़ती रहेगी। 2070 के आसपास जाके हमारे देश की पॉपुलेशन जो है वो डिक्लाइन होना स्टार्ट हो जाएगी। और वर्ल्ड की जो पॉपुलेशन है वो देखो 2080 तक ग्रो करेगी और उसके बाद कम होना स्टार्ट हो जाएगी, डिक्लाइन होना स्टार्ट हो जाएगी। देखो राइटर ये बोलते हैं जब देश आज़ाद हुआ था ना उसके बाद एक टर्म बहुत पॉपुलर थी, पॉपुलेशन बूम। और इमरजेंसी में तो हमने वो दौर भी देखा जब पकड़ के स्टेरिलाइजेशन करवाया गया, नसबंदी करवाई गई और इसके बहुत बुरे परिणाम देखने को मिले। मतलब सरकार के खिलाफ काफ़ी ज़्यादा नाराज़गी जनता की फैल गई थी। चाइना ने वन चाइल्ड पॉलिसी फॉलो की और अपनी पॉपुलेशन को कंट्रोल कर लिया। अब चाइना की जो पॉपुलेशन है वो कम हो रही है। लेकिन देखो क्या हम उस दौर को इतना जल्दी पीछे छोड़ चुके? अभी तो हम चाइना वाली स्टेज पे आए भी नहीं। अभी से साउथ इंडिया के जो सीएम है वो ऐसी बातें बोल रहे हैं कि ज़्यादा बच्चे पैदा करो। ये तो मतलब बहुत हैरानी वाली बात नहीं है। चंद्रबाबू नायडू बोलते हैं जिनके 2 से अधिक बच्चे होंगे सिर्फ उन्हीं को इजाज़त दी जाएगी पंचायत का इलेक्शन लड़ने की। भाई पंचायत का इलेक्शन लड़ने के लिए तो कौन ही बच्चे पैदा करेगा? पहली तो बात ये है मतलब कोई लॉजिक भी नहीं बनता है। ठीक है कुछ लोग होंगे लेकिन ज़्यादा लोग नहीं होंगे ना ऐसे। राइटर बोलते हैं ना तो देखो इंसेंटिव देके पॉपुलेशन को कम किया जा सकता था हमारे देश में और ना ही इंसेंटिव देके पॉपुलेशन को इंक्रीज किया जा सकता है। पॉपुलेशन कम जानते हो क्यों हो रही है? उसके पीछे आज एक बड़ा रीजन है कॉस्ट ऑफ लिविंग। कॉस्ट ऑफ लिविंग बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। हाउसिंग, बच्चे पैदा करने की बच्चे पालने की कॉस्ट, महिलाओं की करियर अपॉर्चुनिटीज़ जो चली जाती हैं उसकी कॉस्ट, अनपेड केयर वर्क बर्डन, तो ये सारे रीजन्स हैं जिसकी वजह से हमारे देश में टोटल फर्टिलिटी रेट कम हो रहा है। और एक पंचायत का लालच देके कि हाँ जिनके 2 से अधिक बच्चे होंगे वो पंचायत का इलेक्शन लड़ सकेंगे, ये लालच देके तो पॉपुलेशन नहीं इंक्रीज की जा सकती। बात देखो ये है साउथ इंडिया में जहां पे पॉपुलेशन कम हो रही है ना, अलग तरह के चैलेंजेस भी आ रहे हैं। चैलेंजेस जैसे वर्किंग एज पॉपुलेशन कम हो रही है, नॉन वर्किंग एज पॉपुलेशन धीरे धीरे बढ़ रही है, ये चैलेंज है। नेक्स्ट फेडरल रिप्रेजेंटेशन का चैलेंज है। मतलब फाइनेंस कमीशन पॉपुलेशन के आधार पे पैसे देता है, डीलिमिटेशन हो गया, डीलिमिटेशन में पॉपुलेशन कम है तो कम सीट्स मिलेंगी। तो ये चैलेंजेस हैं साउथ इंडिया में पॉपुलेशन कम होने के। और फिर है डेवलपमेंटल फैक्टर्स। हेल्थ केयर की जो कॉस्ट है वो बढ़ जाएगी क्योंकि एजिंग पॉपुलेशन है, एल्डर्स की संख्या बढ़ेगी तो जाहिर तौर पे उनको केयर देने के लिए हमें हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर और ज़्यादा इंप्रूव करना होगा। और एक चीज़ देखो हमारे देश में ना वेरिएशन काफ़ी ज़्यादा है, इंटर स्टेट वेरिएशन है। जहाँ साउथ इंडिया के राज्यों की पॉपुलेशन एजिंग है वहीं बिहार में अभी टोटल फर्टिलिटी रेट ज़्यादा है, 3 के आसपास है ना शायद, हाँ इतनी ही है। तो होता क्या है, माइग्रेशन होता है फिर, क्योंकि बिहार के फिर युवा लोगों को वहाँ पे रोज़गार मिलता नहीं है बिहार में, तो वो जाते हैं फॉर एग्जांपल साउथ इंडिया के राज्यों में। हालांकि सिर्फ हाइपोथेटिकल एग्जांपल दे रहा हूँ, बिहार के ज़्यादा लोग साउथ इंडिया में जाने के बजाय वहाँ ज़्यादा जाते हैं, महाराष्ट्र में, नॉर्थ इंडिया में। एक सिर्फ हाइपोथेटिकल एग्जांपल है।
तो बिहार में जॉब्स नहीं है तो माइग्रेशन होता है बड़े स्केल पे साउथ इंडिया के राज्यों में, जहाँ पे काम करने वाले लोगों की कमी है क्योंकि पॉपुलेशन ज़्यादा तेज़ी से एजिंग हो रही है, बूढ़ी हो रही है। तो फिर ये माइग्रेशन काफ़ी बार एक विवाद का भी इशू बनता है। सन ऑफ सोइल थ्योरी, ऐसी ऐसी थ्योरीज का बेस बना के कुछ जो ग्रुप्स हैं वो बोलते हैं कि हमारे राज्य की जॉब्स हमारे लोगों के लिए होनी चाहिए, बाहर से जो माइग्रेट करके आए हैं उनके लिए नहीं होनी चाहिए। ये सब इश्यूज आते हैं। और फिर देखो जेंडर इनइक्वालिटी का भी इशू है। आज़ादी के इतने सालों बाद भी हमारे देश में जेंडर गैप काफ़ी ज़्यादा है। जेंडर गैप के मामले में इंडिया काफ़ी पीछे है। तो राइटर ये बोलते हैं इस पूरे आर्टिकल में कि साउथ इंडिया की जो ये प्रो नेटलिस्ट पॉलिसी है ना कि ज़्यादा बच्चे पैदा करो, ये पॉलिसी सफल होने वाली नहीं है। ये कहीं पे सफल नहीं हुई, यूरोपियन कंट्रीज़ में भी ये सफल नहीं हुई, वहाँ पे भी ये सब काम करके देख लिए। तो आवश्यकता क्या है? आवश्यकता देखो ये है सबसे पहली चीज़ कि ना जो पॉलिटिकल चिंता है ना, जैसे स्टालिन की, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री की ये पॉलिटिकल चिंता है कि डीलिमिटेशन में हमारी सीट कम होंगी, तो इसको तो देखो एड्रेस किया जा सकता है। ज़्यादा सीट्स साउथ इंडिया की कम ना की जाए, साउथ इंडिया की रिप्रेजेंटेशन कम ना की जाए लोकसभा में, और फाइनेंस कमीशन ज़्यादा पैसे दे साउथ इंडिया के स्टेट्स को। उसके लिए फॉर्मूला में ना एक चीज़ और ऐड की जा सकती है, पॉपुलेशन की क्वालिटी कैसी है। जैसे हेल्थ इंडिकेटर में पॉपुलेशन कैसी है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी में पॉपुलेशन कैसी है, तो पॉपुलेशन की क्वालिटी के हिसाब से भी थोड़ा ज़्यादा पैसा दिया जा सकता है। इससे साउथ इंडिया को थोड़ा ज़्यादा पैसा मिल जाएगा, तो ये चिंता तो दूर हो जाएगी। अब बात है कि नॉन वर्किंग एज पॉपुलेशन बढ़ रही है, मतलब ऐसी पॉपुलेशन बढ़ रही है जो काम नहीं करती। तो इसके पीछे देखो, इसके लिए क्या किया जा सकता है। एक तो माइग्रेशन के लिए साउथ इंडिया के जो राज्य हैं थोड़े एडेप्टेबल रहें। भारत के ही तो नागरिक हैं, बिहार के लोग काम करने के लिए ज़्यादा जा रहे हैं तमिलनाडु में, तो क्या दिक्कत है भाई? आप थोड़ा एकोमोडेट करो। और फिर जो बूढ़े लोग हैं ना उनको रीस्किल और अपस्किल करो, क्योंकि अब लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट बढ़ी है तो वो ज़्यादा समय तक जीवित रहेंगे। ज़्यादा समय तक जीवित रहेंगे तो वो ज़्यादा सालों तक काम कर सकते हैं। जैसे अभी रिटायरमेंट एज 60 है, 58 है, तो इसे इंक्रीज करके 65 किया जा सकता है, 70 किया जा सकता है, या फिर थोड़ा चेंज किया जा सकता है काम का नेचर 60 के बाद कि हाँ भाई 60 के बाद थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी हो काम में, घर से काम कर सकें, सिर्फ 4 घंटे काम कर सकें। ऐसे ऐसे प्रोविज़न अभी अपनाने की आवश्यकता है ताकि जो वर्किंग एज पॉपुलेशन कम हो रही है ना तो उसे हम क्या कर सकें, उससे अडेप्ट कर सकें। तो बूढ़े लोगों को थोड़ा रीस्किल कर दो, अपस्किल कर दो और उनसे काम करवा लो। काम करवा लो तो थोड़ा नेगेटिव वर्ड हो जाएगा, उन्हें एंकरेज करो कि वो काम करते रहें। फिर इसी डायमेंशन में, मतलब वर्किंग एज पॉपुलेशन कम होगी, इसी पॉइंट में राइटर ये भी बोल देते हैं कि देखो महिलाएं हमारे देश में कितना कम काम करती हैं, उनका लेबर फोर्स में पार्टिसिपेशन कितना कम है, तो भाई उनको आप लेबर फोर्स में शामिल करो ना, कितना फायदा होगा इकोनॉमी में। आप ये देखो ना, तो जेंडर इनइक्वालिटी को एड्रेस करो, महिलाओं को ज़्यादा इंक्रीज करो, वो लेबर फोर्स में पार्टिसिपेट करें। तो ये सारे पॉइंट्स राइटर देते हैं कैसे हम साउथ इंडिया के राज्यों का कंसर्न एड्रेस कर सकते हैं। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया, चलते हैं आगे। अब रिवीजन की बात करें, आज तो देखो पॉइंट वाइज फॉर्म में ही डिस्कस किया है। तो ये सारे पॉइंट्स हमने डिस्कस किए थे। चंद्रबाबू नायडू और स्टालिन की तरफ से पॉपुलेशन को इंक्रीज़ करने की स्टेटमेंट्स दी गई हैं। इंडिया की टोटल फर्टिलिटी रेट 1.9 थी 2021 में, ये रिप्लेसमेंट रेट से नीचे चली गई है। इंडिया की पॉपुलेशन ग्रो करेगी 2070 तक, उसके बाद डिक्लाइन करना स्टार्ट कर जाएगी, और वर्ल्ड की पॉपुलेशन ग्रो करेगी 2080 तक, उसके बाद डिक्लाइन करना स्टार्ट कर जाएगी। फिर हमने ये डिस्कस किया रीजनल वेरिएशंस हैं, नॉर्थ साउथ डिवाइड है। साउथ इंडिया में स्लोअर ग्रोथ है पॉपुलेशन की, नॉर्थ इंडिया में फास्टर ग्रोथ है। एजिंग पैटर्न अलग अलग हैं। बिहार में 2021 में 7.7% लोग एल्डर्स हैं, जबकि तमिलनाडु में 13.7%, केरला में 16.5%। 2036 आते आते तमिलनाडु में हो जाएंगे 20.8%, बिहार में रहेंगे सिर्फ 11%। इश्यूज़ क्या हैं? इशू पॉपुलेशन को सस्टेन करने के हैं। साउथ इंडिया में वर्किंग एज पॉपुलेशन कम हो रही है, नॉन वर्किंग पॉपुलेशन ज़्यादा हो रही है। फेडरल रिप्रेजेंटेशन का इशू है, उनकी लोकसभा में सीट्स कम हो जाएंगी, फाइनेंस कमीशन कम पैसे देगा। फिर कंसर्न्स माइग्रेशन के हैं, हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर को इंप्रूव करने के लिए है, एल्डर्स के लिए जेंडर इनइक्वालिटी की प्रॉब्लम है। तो प्रो नेटलिस्ट पॉलिसीज सफल नहीं होती, मतलब इंसेंटिव दें कि ज़्यादा बच्चे पैदा करो, ये तो करके देख लिया, बहुत सारे देशों में सफल नहीं होता।
लोग कम बच्चे पैदा करते हैं क्योंकि ये सारी दिक्कतें होती हैं, कॉस्ट ऑफ लिविंग, चाइल्ड रेजिंग एक्सपेंसेस। तो फिर करना क्या चाहिए? करना ये देखो, ये चाहिए कुछ इनोवेटिव सॉल्यूशन लेके आओ, जैसे वो सारे मैंने आपको बताया। महिलाओं का लेबर फोर्स में पार्टिसिपेशन इंक्रीज करो, एल्डर्स को थोड़ा स्किल और अपस्किल करो, ज़्यादा समय के लिए वो काम करें फ्लेक्सिबल ढंग से। फिर ये भी डिस्कस किया, माइग्रेशन को एकोमोडेट करना चाहिए साउथ इंडिया के राज्यों को। पॉलिटिकल जो एंजाइटीज़ हैं वो कम की जा सकती हैं, जैसे फाइनेंस कमीशन उन राज्यों को तवज्जो दे, थोड़ा ज़्यादा पैसा दे जहाँ पे पॉपुलेशन की क्वालिटी अच्छी है। फिर ये सी राजामोहन वाला आर्टिकल हमने डिस्कस किया था, 5 थीम्स मेनली इसमें डिस्कस की थी। पहला, रेगुलेटरी चेंजेस। यूएस अब रेगुलेशन कम कर देगा ट्रम्प के आने के बाद, तो इंडिया को भी ना टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में रेगुलेशन कम कर देनी चाहिए। प्राइवेट सेक्टर को पुश करना चाहिए, स्टेट लेड गवर्नेंस नहीं लानी चाहिए, यूएस के टेक जायंट्स के साथ कोलैबोरेशन की जाए। नेक्स्ट है री इंडस्ट्रियलाइजेशन। ट्रम्प अब री इंडस्ट्रियलाइजेशन पे फोकस करेंगे, टैरिफ इंक्रीज करेंगे। इंडिया यूएस का कमर्शियल पार्टनर है, तो इंडिया को यहाँ पे ध्यान रखने की आवश्यकता है। नेक्स्ट है इमिग्रेशन स्टांस। ट्रम्प ने बहुत ज़्यादा बोला था इमिग्रेशन के बारे में, लेकिन इंडिया का जो लोग वहाँ पे गए हैं वो लीगल इमिग्रेंट्स हैं और इलीगल इमिग्रेंट्स को इंडिया वापस लेने के लिए तैयार है। तो इस मामले में कोई दिक्कत आएगी नहीं, लेकिन H1B वीज़ा जो मिलता है, इससे आगे बढ़ के अब इंडिया लीगल इमिग्रेशन की बात करे। जियोपॉलिटिकल डायनामिक्स। ट्रम्प क्वाड को बोलेंगे भाई मिलिट्री अलायंस बनाओ, इंडिया तैयार नहीं है। ट्रम्प की रशिया के साथ दोस्ती है, तो रशिया और चाइना की दोस्ती तोड़ना चाहेंगे ट्रम्प। यूरोपियन कंट्रीज़ पे प्रेशर आएगा, उनको ट्रम्प बोलते हैं पैसा खर्च करो डिफेंस पे, तो इंडिया अपनी दोस्ती यूरोपियन कंट्रीज़ के साथ बढ़ा सकता है। नेक्स्ट है डिफेंस टेक्नोलॉजी। बाइडन दे रहे थे हमें डिफेंस में हेल्प कर रहे थे, टेक्नोलॉजी दे रहे थे, बट ट्रम्प बिलीव करेंगे क्विड प्रो को में, मतलब एक हाथ दो एक हाथ लो। ट्रांजैक्शनल है इनकी सोच। तो हमें कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी रिव्यू की आवश्यकता है, म्यूचुअल बेनिफिट्स पे फोकस करना होगा, जल्दी से जल्दी सीखना होगा ट्रम्प के कदमों के साथ में। तो ये हमारी आज की डिस्कशन थी। ये क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है, इंडिया के डेमोग्राफिक ट्रांजिशन से संबंधित 250 वर्ड्स में इस क्वेश्चन का आंसर देना है। आप 15 मार्क्स का ये क्वेश्चन है, 250 वर्ड्स में आंसर दीजिए। तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन। मिलते हैं फिर एक नई डिस्कशन के साथ, तब तक आप अपना ख्याल रखिए, अच्छे से पढ़िए। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।